स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देहरादून से एक बड़ी खबर आ रखी है, जहां पटेल नगर में 5 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए हैं और बताया जा रहा है कि पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तार सभी नागरिकों को देश से अब बाहर निकाला जाएगा। पटेल नगर इलाके से सभी को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे थे। और अब मौसम की बात कर लेते हैं। जहां पर पहाड़ों पर आज जमकर बारिश हुई है, वहीं पर कई जगहों पर भारी बारिश से नुकसान भी हुआ। कुमाऊं के इलाकों में खूब बारिश हुई है। इससे अल्मोड़ा के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। अल्मोड़ा में तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए और सड़कों पर नालों का पानी बहने लग गया। यहाँ द्वारा हाट के पास बगवाली पोखर में पूरी सड़क लबालब भर गई। इससे कार बहने लग गई। नालों का पानी सड़क पर आ गया, इससे कार बहने लग गई। इसके अलावा कई जगहों पर बारिश से बर्बादी की खबरें भी आईं। बारिश के साथ कुछ जगहों पर ओले भी गिरे, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। नैनीताल में भी जमकर बारिश हुई। दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया। दिन में अंधेरा छा गया। तेज बारिश और ओलों से सरोवर नगरी तरबतर हो गई और खेत में किसानों पर भी ओलों की जमकर मार पड़ी है। फल बागानों में तैयार फलों में ओलों ने ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया। रामगढ़, मुक्तेश्वर, नाथुआ खान, ओखल कांडा, बेताल घाट में तैयार फलों की खेती बर्बाद हो गई है। बेमौसम पड़ी ओलों की मार से किसानों की कमर टूट गई है। और कुमाऊं के साथ गढ़वाल के इलाकों में भी बारिश हुई है। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे में बड़ेथी के पास बारिश के बाद तस्वीरें आई हैं। इसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे हाईवे पर तेजी से पानी आ रहा है। इससे पूरा हाईवे पूरी तरीके से तेज रफ्तार पानी के साथ बह रहा है। तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि मई के महीने में इतनी ज़्यादा बारिश का पैटर्न सभी को हैरान कर रहा है। और बारिश के बाद यहाँ काफ़ी तबाही हुई। सड़क पर पानी बह रहा है। कई अन्य जगह भी नुकसान की खबर है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। उत्तरकाशी में दोपहर के बाद जमकर बारिश और ओले पड़े। बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा। यहाँ के ठकराल और बनाल, बड़कोट और मूंगर संती पट्टी के दर्जन भर गांव में बारिश हुई है। आलू टमाटर के साथ फलों की खेती को नुकसान पहुंचा। ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन से ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आकलन पर मुआवजा देने की मांग की। बारिश से मातली में कई घरों में पानी घुस गया। इसके साथ बड़ेथी खरवा रोड पर भारी मलबा आ गया, जिससे रोड बंद हो गई। तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे फसलों को नुकसान हुआ है और यहाँ पर किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान होते नजर आए। रोड पर भी पानी आ गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सीएम हेल्पलाइन 1905 पर शिकायत दर्ज कराने वाले लोगों से सीएम धामी ने बात कर फीडबैक लिया। जिन लोगों से सीएम धामी ने बात की, उन सभी से पहले की समीक्षा बैठक के दौरान शिकायतें सुनी गई थीं, जिनमें उत्तरकाशी की लक्ष्मी देवी, रुद्रप्रयाग से जगदम्बा प्रसाद नौटियाल, नैनीताल से बहादुर सिंह बिष्ट भी शामिल थे। इन फरियादियों ने सीएम हेल्पलाइन में पेंशन, मेडिकल बिलों का भुगतान न होने, जीपीएफ राशि का भुगतान न होने जैसी समस्याएं रखी थीं। बुधवार को बातचीत में उन्होंने समस्याओं के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। बुधवार सुबह सीएम धामी ने फिर बात की और कहा, मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि सभी शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समाधान हो चुका है। हेलो, हाँ नमस्ते, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। ये लक्ष्मी देवी जी के यहाँ से बोल रहे हैं? जी 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 मन तो भाई बोल रहे सर।
अच्छा, वो पिताजी की पेंशन के लिए जो मैंने कहा था उस दिन बात हुई थी मेरी, वो पेंशन मिल गई क्या? जी होगा सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने बहुत लगन से बहुत सही ढंग से हमारा काम किया है। आपका जिंदगी भर आभारी रहेंगे। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से, अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। हम तक कागज पहुंच गया, पूरा रिटर्न पहुंच गया, पूरा हम स्टार्ट हो गया सर। ठीक है। बहुत चलिए सबको परिवार में मेरी नमस्ते कहिएगा, ठीक है? धन्यवाद। हाँ, बिष्टु जी बोल रहे हैं, नमस्ते। मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। कैसे हैं बिष्टु जी आप? मैंने आपसे फोन पर बात करी थी ना उस दिन। वो आपका 10% जो जीपीएफ भुगतान का था वो हो गया आपका? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है अब? दिक्कत नहीं है सर। बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत। हेलो। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने और मजार जिहाद के खिलाफ मुहिम के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब सैलून और पार्लर व्यवसाय को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब स्थानीय युवाओं को ट्रेंड करके उन्हें इस क्षेत्र में आर्थिक सहायता देगी। हिंदुवादी संगठनों ने इस फैसले का समर्थन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और नई योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि अब राज्य के युवाओं को सैलून और पार्लर जैसे व्यवसायों में प्रशिक्षण और व्यवसाय स्थापित करने के लिए अनुदान भी दिया जाएगा। सीएम के इस ऐलान को समुदाय विशेष के एकाधिकार को तोड़ने और डेमोग्राफिक चेंज को रोकने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सीएम ने फिर कहा है कि देवभूमि का मौलिक स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं करने दी जाएगी। इस समय जिस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं, इसलिए हमने नगर निगम के स्तर पर जो स्थानीय लोग हैं वो आगे आएंगे, तो उनको मैंने घोषणा में सम्मिलित किया है। नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, पंचायतों में जो भी इस प्रकार के युवक होंगे उनको जो है सरकार प्रोत्साहित करेगी और हर प्रकार की सहायता प्रदान करेगी, जिससे कि वो पार्लर खोलें, अन्य प्रकार के जो भी हेयर कटिंग के अन्य जो भी चीजें होती हैं उनको सब में सहायता देगी। सर, इसे डेमोग्राफिक चेंज के खिलाफ एक अभियान माने हम? नहीं, देखिए, राज्य का जो मूल अस्तित्व है उसको बचाने का प्रयास है। दरअसल लंबे समय से सैलून और पार्लर जैसे व्यवसायों पर मुस्लिम लोगों के प्रभाव की बात उठती रही है। इसकी आड़ में बड़ी संख्या में गांव गलियों तक बाहरी लोगों की घुसपैठ हुई है। सरकार की इस पहल का जहां पार्टी संगठन ने स्वागत किया है, वहीं हिंदुवादी संगठनों ने भी इस पर खुशी जाहिर की है। विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि इनके लिए अनुदान देके लोग जितने भी नगर निगम है, नगर पालिका है, पंचायतों में अगर सैलून कार, इसके लिए ब्यूटी पार्लर के लिए अगर सरकार संसाधन देती है तो बड़ी संख्या में उत्तराखंड का नौजवान भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और स्वरोजगार की दृष्टि से ये बड़ा महत्वपूर्ण पहल मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। सराहनीय और साधुवाद है प्रदेश सरकार को कि उसने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया। देखिए, जो हिंदू संगठन ने लगातार प्रयास करते रहते थे गली मोहल्लों में, चाहे वो नाई का छोटा काम करने वाला हो, सब्जी का वेंडर चलाने वाला हो, वेल्डर का काम करने वाला हो या कारपेंटर हो, अधिकांश लोग इस प्रदेश से बाहर के हैं और मुस्लिम समुदाय के हैं। हिंदुवादी संगठन सालों से ये मुद्दा उठाते रहे हैं कि शहरी और अर्धशहरी इलाकों में कुछ व्यवसायों पर एक समुदाय विशेष का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। उनका तर्क था कि इससे डेमोग्राफिक चेंज और सामाजिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है। सीएम की ताजा घोषणा को इस दिशा में उठाया जा रहा बड़ा कदम माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेपीसी की टीम उत्तराखंड में है और जेपीसी के सामने अपनी बात रखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव होना ही सही मायनों में लोकतंत्र का असली उत्सव माना जाएगा। सीएम ने बार बार चुनाव होने पर कहा कि अकेले उत्तराखंड में पिछले 3 सालों में 175 दिन आचार संहिता प्रभावित रही, इसके कारण विकास कार्य प्रभावित हुए। वहीं कांग्रेस की ओर से आए प्रतिनिधि मंडल ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया। उन्होंने जेपीसी के गठन को एक औपचारिकता बताते हुए कहा कि चुनाव प्रैक्टिकल नहीं है। होने से निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ देश को भी होने वाला है और लोकतंत्र का जो एक उत्सव होता है वो उत्सव सही प्रकार से जनता 5 सालों में एक बार मना पाएगी और 1967 तक ये लगातार इस प्रकार से एक साथ चुनाव होते रहे हैं और अभी भी उड़ीसा में इस वर्ष भी और इससे पहले वर्ष 2019 में भी एक साथ चुनाव हुए। बहुत ऐतिहासिक डिसीजन है
हमने जो उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पक्ष रखा है वो वही पक्ष रखा है जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पक्ष है। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन के आइडिया को ही अनावश्यक बताया है। इस आइडिया में जिस प्रकार से अब कसरत की जा रही है वो कसरत फिजूल है। सरकार मन बना चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से मत है कि इस देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन की आवश्यकता ही नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन के तहत पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी उत्तराखंड के दौरे पर है और इस दौरान कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। जेपीसी में पीपी चौधरी के साथ सांसद अनिल बलूनी भी शामिल हैं। जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि कमेटी देश भर के सभी राज्यों का दौरा कर रही है और स्टेक होल्डर्स से सुझाव ले रही है। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को देश के लिए ज़रूरी बताते हुए कहा कि अलग अलग समय पर चुनाव कराने से देश को लगभग 4,50,000 करोड़ रुपए का खर्च उठाना पड़ता है। उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय विधानसभा के स्पीकर, उनसे हमें मार्गदर्शन मिला, उनसे इंटरेक्शन हुआ। जो जटिल इश्यूज थे उनसे हमने डिस्कस किया, क्योंकि जब इतना बड़ा चुनाव का रिफॉर्म है तो प्रधानमंत्री जी का भी मानना है कि हमें पूरा व्यापक रूप से इसमें हमें सुनवाई करनी चाहिए। इस वक्त देश में बड़ा उत्साह है लोगों के अंदर और हम लोग तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि साधारण से जो लोग हैं, जो राजनीतिक लोग नहीं, आम नागरिक हैं, वह भी इस चर्चा पे बातचीत करते हैं और बड़े उत्साह उनमें दिखता है कि वाकई देश के अंदर एक देश एक चुनाव होगा तो उसके क्या क्या फायदे होंगे। विधानसभा में फर्जी तरीके से भर्तियां हुई तो 220 से ज्यादा कर्मचारी को नौकरी गंवानी पड़ी, पर अब फर्जी डॉक्यूमेंट पर नौकरी का मामला विधानसभा में आ गया है और बेरोजगार संघ ने मामले में स्पीकर से मयंक सिंघल नाम के अफसर पर कार्रवाई की मांग की। सवाल अब विधानसभा में पहले दिन हुई एक भर्ती पर भी उठ खड़े हुए हैं। दो साल पहले विधानसभा भर्ती को लेकर जमकर बवाल हुआ। सवाल नौकरी की गलत और फर्जी प्रक्रिया को लेकर थे। इसीलिए 2016 के बाद नौकरी में लगे 200 से ज्यादा कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया। पर विधानसभा में सिर्फ नौकरी लगने की प्रक्रिया में गड़बड़ नहीं, अब तो खुलासा यहां तक हुआ है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर भी विधानसभा में नौकरी लगी है। बेरोजगार संघ 2002 में नौकरी लगे मयंक सिंघल को लेकर मुकर है। अध्यक्ष राम कंडवाल का आरोप है कि 2002 में नौकरी पर लगे मयंक सिंघल के ज्यादातर डॉक्यूमेंट फर्जी हैं। मतलब ये कि नौकरी ही नहीं, डॉक्यूमेंट भी फर्जी हैं। बेरोजगार संघ के मुताबिक ये बेरोजगारों और उत्तराखंड के हक पर डाका है, इसीलिए रिकवरी के साथ तुरंत जेल भी होनी चाहिए। न्यूज़ 18 ने मयंक सिंघल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क हो नहीं पाया। तो स्पीकर जांच के बाद एक्शन का भरोसा दे रही हैं। जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिल पा रही है चीज़ें, लेकिन जो बाहर के व्यक्ति आ रहे हैं वो यहाँ पर जो है उत्तराखंड में आकर जो है फर्जी मार्कशीट बनाकर और अपनी नौकरी पा दे रहे हैं। तो हमारी ये मुख्य मांग ये है कि इसको तत्काल जो हमारी विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी जी, वो तत्काल इसको जो है नौकरी से निकाले और साथ ही जो पैसा है, जो रिकवरी का पैसा होना है, वो भी इससे रिकवरी ले और सिद्धो वाला जेल में तत्काल। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के लिए हमें लंदन जाना था, पर लंदन हम नहीं गए क्योंकि उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर शुरू सीज फायर की ओर था। उसके बाद मुझे पार्लियामेंट में रह के मैंने वहाँ से पार्टिसिपेट किया, तो फिर उसके तुरंत बाद मैं चली गई कोटद्वार और कोटद्वार से अभी लौटी हूँ। मैं उन पेपर्स को देखूंगी और जांच के अगर आवश्यकता बिल्कुल जांच के आदेश दिए जाएंगे। अब सवाल उठता है कि ऐसे कितने कर्मचारी विधानसभा में होंगे जिनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स होंगे। कांग्रेस के एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुताबिक चुन कर किसी स्पीकर के कार्यकाल की नहीं, बल्कि हर स्पीकर के कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ के विधानसभा अध्यक्षों ने कोई नई बात की, बस सिर्फ ये है कि आप एक ही कालखंड के नियुक्तियों को टारगेट कर रहे हैं जो संवैधानिक तरीके से भी। उत्तराखंड में मूल निवास की मांग 25 साल बाद जोर पकड़ रही है, तो बेरोजगारों के बीच ये बड़ा मुद्दा है ताकि सरकारी नौकरी मिल सके।
विधानसभा में फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर नौकरी का खुलासा भी बेरोजगार संघ ने किया है और देखना ये होगा कि अब आगे इस पर क्या एक्शन होता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कोटद्वार के गाड़ी घाट इलाके में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की टीम ने एक बार फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। स्टेडियम के पास सरकारी भूमि पर बनी 5 अवैध झोपड़ियों को प्रशासन की टीम ने जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया। इससे पहले भी 2 अवैध कब्जों को प्रशासन ने ध्वस्त किया था। कब्जा खाली कराने के दौरान प्रशासन और अवैध कब्जा धारकों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रशासन की ओर से लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। नैनीताल में 16वें वित्त आयोग की टीम ने पर्यटन और उद्योग से जुड़े स्टेक होल्डरों के साथ बैठक की है। इस दौरान उद्योगपतियों से कई सुझाव वित्त आयोग की टीम ने लिए हैं। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों ने वित्त आयोग की टीम को बताया, राज्य में ग्रीन बोनस की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। इसके लिए राज्य को जो वित्त मिले उसमें ग्रीन बोनस भी बढ़ाया जाए। वहीं पर्यटन स्थलों की महानगरों से सीधे कनेक्टिविटी बढ़ाने और पर्यटन स्थलों पर पार्किंग स्थलों को विकसित करने के लिए अनुदान की मांग की है। इसके साथ ही राज्य में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी पैसा मांगा गया है, ताकि पहाड़ों में पानी की कमी से पर्यटन पर पड़ रहे असर को दूर किया जा सके। तो उसमें हमने ये सजेस्ट किया था कि जहाँ ये जो इंटीरियर जहाँ स्रोत वगैरह का है वहाँ तो उनका कंजर्वेशन किया जाए स्रोतों का, और जो लेक वगैरह है जहाँ पे लेक टाउन है वहाँ पे जो है इंश्योर किया जाए कि लेक की बारिश में जो पानी आता है ये पूरा पानी जो है लेक में जाए, बाहर ओवरफ्लो ना हो। उत्तराखंड में गाड़ियों के नंबर यूके से शुरू होने के बजाय ऊख से शुरू करने की तैयारी है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भाषा विभाग भले ही ये पहल करने जा रहा हो, लेकिन ना तो मोटर व्हीकल एक्ट इसकी परमिशन देता है, ना ही लोगों को ये आइडिया पसंद आ रहा है। गाड़ियों का शुरुआती नंबर उस राज्य की पहचान होता है। उत्तराखंड में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कोड यूके है, जिसे बदलकर भाषा संस्थान खा करवाना चाहता है। इसके लिए एक लेटर परिवहन विभाग को भी भेजा गया है। भाषा मंत्री का कहना है कि ये सुझाव है जो हिंदी को बढ़ावा देने को लेकर परिवहन विभाग को भेजा गया है। साथ ही बताया कि ये व्यक्ति की इच्छा पर होगा कि वो अपनी गाड़ी में नंबर हिंदी में लिखवा सकता है। देखिए, ये आदेश नहीं है अभी, ये हम लोगों ने एक सलाह दी है परिवहन विभाग को कि जिस तरह अन्य प्रदेशों में भी मप्र उप्र इस तरह के शब्द उपयोगी रहते हैं अपने राज्य के अंदर, तो अगर क्योंकि मैं भाषा मंत्री भी हूँ और हिंदी को बढ़ावा देने की एक मुहिम भी है, तो उसमें ऊखों को भी मान्य कर दिया जाए, ताकि जो व्यक्ति ऊपर जो यूके लिखना चाहे वो यूके लिखे, जो ऊखा लिखना चाहे ऊखा लिखे। क्योंकि यूके से कभी कभी ये मैसेज इंप्रेशन जाता है कि ये यूनाइटेड किंगडम, और ऊखा एक स्पेसिफिक होगा कि ये उत्तराखंड राज्य का है। अब भले ही भाषा संस्थान हिंदी में नंबर प्लेट चाहता है, मगर आम जनता को ये आइडिया रास नहीं आ रहा। लोग नहीं चाहते कि नंबर हिंदी में हो, उन्हें लगता है कि इंग्लिश में नंबर पढ़ना ज्यादा सही है। दूसरी तरफ परिवहन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक किसी भी राज्य की सीरीज केंद्र सरकार ही तय करती है। उसके बाद नंबर का पूरा मानक भी तय है। कोड किस तरह होगा, अंक इंग्लिश में लिखे जाएंगे, ये सब केंद्र सरकार ही तय करती है, और अगर इसमें कुछ बदलाव होगा तो केंद्र सरकार ही कर सकती है। लिहाजा हिंदी में नंबर प्लेट होगा तो चालान कटना तय है। दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसमें यूके की जगह अगर यूके लिखा जाए तो वो एकदम पढ़ने में समझ में नहीं आ पाएगा हर किसी के, तो इससे सिक्योरिटी रीजन थोड़ा, तो अगर एकदम से किसी की कंप्लेंट करनी है या कुछ करनी है तो एकदम यूके की जगह ऊखे आदमी पढ़ नहीं पाएगा। और बेसिकली इसका जो निर्धारण है वो भारत सरकार करती है, और केंद्रीय मोटर यान नियमावली की व्यवस्था के अनुसार ही नंबर या कोड दिए जाते हैं। तो स्टेट का कोड भारत सरकार ने हमें दिया है। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर किसी ने इस तरह का कोई नंबर प्लेट लिख रखी है तो वो मानक के अनुरूप नहीं होती है और उसका चालान किया जाता है। उत्तराखंड में प्रयोग हर लेवल पर होते हैं, और अब अगर गाड़ियों की नंबर प्लेट पर यूके की जगह ऊखा करने का ये नया फरमान आता है तो आप भी अपनी गाड़ी में ऊखा लिखने को तैयार रहें। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारत सकलानी ओनियाल की रिपोर्ट। पूर्व सीएम हरीश रावत बुधवार शाम को रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने मलिन बस्तियों को उजाड़ने के फैसले के खिलाफ आधे घंटे का मौन व्रत रखा।
मौन व्रत के बाद कहा कि सरकार रिस्पना और बिंदाल नदियों से एलिवेटेड रोड के नाम पर मलिन बस्तियों को उजाड़ रही है, जबकि 2016 में उनकी सरकार ने वह भूमि उन्हें ही अलॉट कर दी थी। उन्हें अब सरकार अतिक्रमणकारी कहकर वहां से हटा रही है। सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने भवानीगंज चौराहे पर बात कर मौन व्रत रख लिया। आज रिस्पना और बिंदाल की बैठ में वहाँ जो एलिवेटेड रोड बन रही है उसमें घरों पर चिन्ह लगाए गए हैं, लाल चिन्ह लगाए गए हैं। कहा जा रहा है तुम हटो यहाँ। अरे भाई कहाँ हटो, कहाँ जाएंगे ये? 2016 से कई लोग जो है 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल से वहाँ बसे हुए हैं। उनसे कह रहे हैं जाओ। हमने कहा वैकल्पिक जगह बताओ कहाँ जाएं ये। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रुड़की के मंगलौर में शादी समारोह में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। एक युवक की चाकू गोदकर हत्या हो गई। बागेश्वर के मजबे गांव में खेत में काम कर रहे एक युवक पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पौड़ी में जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों को देखते हुए प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है। स्कूली बच्चों को जंगली जानवरों से कैसे बचाएं, ये पढ़ाया जाएगा। रामनगर में सस्ते गल्ले की दुकानों के राशन डीलरों ने इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन का विरोध करना शुरू कर दिया है। CBRI रुड़की ने आग की घटनाओं के समय जनहानि के नुकसान को बचाने के लिए एक अग्निरोधी इंट्यूसेंट कोटिंग्स विकसित किया है। चमोली में नंदा देवी बायोस्फीयर के निदेशक के जल्द ट्रांसफर की मांग को लेकर कर्मचारियों का फिर से प्रदर्शन। निदेशक पर कर्मचारियों ने उत्पीड़न का आरोप लगाया। बागेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर जिला कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। उत्तरकाशी में तेज हवाओं के साथ एक बार फिर से बारिश हुई। गंगोत्री यमुनोत्री धाम यात्रा पड़ाव में भी बारिश हुई। अल्मोड़ा जिला योजना की बैठक प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने ली है। बैठक में डीएम के व्यवहार से कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट नाराज होकर चले गए। नैनीताल हाईकोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर एक कार्यक्रम हुआ। इसमें सेना के अपनी सेवाएं दे चुके वकीलों का सम्मान किया गया। 5 सालों से बंद कैलाश मानसरोवर यात्रा अगले महीने से शुरू हो रही है। बुधवार को केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने नई दिल्ली में 5500 से ज़्यादा एप्लीकेशंस में से लॉटरी के जरिए 750 यात्रियों का चयन किया। चीन अधिकृत तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर की यात्रा पवित्र यात्रा मानी जाती है। यात्रा में जाने के लिए चीन सरकार अनुमति देती है। 2020 में कोविड की दस्तक के बाद से यात्रा पर ब्रेक लग गया था। इसी साल भारत और चीन के बीच में कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर दोबारा बातचीत हुई और फिर सहमति बनी। इस साल जून से शुरू होने वाली यात्रा अगस्त तक चलेगी। पिथौरागढ़ के डीएम ने गौरीकुंड जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस रूट पर आदि कैलाश जाने वाले एक यात्री की मौत के बाद ये फैसला हुआ। डीएम ने पार्वती सरोवर तक ग्रामीणों की लगाई रोक भी हटा दी है। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।